प्लाज्मोडियम स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज हैं, टोटल 60 स्पीसीज हैं, जिसमें से सिर्फ 4 जो हैं वही ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करती है। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ओवेल एंड मलेरिया। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? दैट इज बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उसे हम 2 फेज में डिवाइड कर लेते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज। सेक्सुअल फेज जो है वो इसकी फीमेल एनोफिलीज के अंदर होती है, जिसके 2 हिस्से हैं, गैमोगनी एंड स्पोरोगोनी। और एसेक्सुअल फेज जो है दैट अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, जिसका एक ही पार्ट है, दैट इज साइजोगोनी। बट साइजोगोनी को फर्दरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। साइजोगोनी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन होता है, दैट्स लाइक स्प्लिटिंग ऑफ द सेल्स, और जिसकी वजह से मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब साइजोगोनी के 3 हिस्से हैं, प्री एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। प्री एरिथ्रोसाइटिक जो होती है वो लिवर सेल में होती है, और ये डायरेक्ट जब स्पोरोजोइट एंटर करता है उसकी वजह से ही होती है। साइकिल यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन होगा। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जो है दैट अकर्स इन लिवर सेल एंड दैट इज बाय द एंट्री ऑफ क्रिप्टोजोइट्स, क्रिप्टोमिरोजोइट्स बेसिकली। क्रिप्टोमिरोजोइट्स जो हैं वो फिर दोबारा से लिवर सेल में एंटर करके मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। बट ये पर्टिकुलर फेज जो है एब्सेंट होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अंदर। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। एरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी इज बेसिकली अकर्स इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर होती है ये, एंड इसका कंप्लीशन जो है वो वेरी करता है 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक। यानी कि ये साइकिल कंप्लीट होने में 24 घंटे से लेकर 72 घंटे का समय लगाती है, डिपेंड करता है कि स्पीसीज कौन सी है। क्लियर? अब टोटल फेजेस को मैंने यहाँ पर इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड। फेज फर्स्ट इज बेसिकली गैमोगनी दैट अकर्स इन ल्यूमेन ऑफ गट, एंड फेज सेकेंड इज बेसिकली जहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होगी पहले और फिर माइटोसिस होती है, दैट अकर्स इन एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक, एंड द थर्ड फेज इज साइजोगनी जहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन होगा। इसके बाद ये लाइफ साइकिल थी प्लाज्मोडियम की। स्पोरोजोइट जो है वो पहले लिवर सेल में एंटर करता है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी करता है, फिर उसके बाद में एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी करता है, फिर क्रिप्टोमिरोजोइट जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं आरबीसी में। उसके बाद एरिथ्रोसाइटिक फेज होता है जिसको गोल्गी साइकिल भी कहते हैं, जो ब्लड में हम डिटेक्ट करते हैं, दैट इज अ रोजेट स्टेज व्हिच इज डिटेक्टेड इन ब्लड बेसिकली। और आरबीसी जब बर्स्ट होती है तो ये मीरोजोइट्स जो है वो दोबारा से या तो आरबीसी में एंटर करेंगे या फिर से लिवर सेल में चले जाएंगे। अगर लिवर सेल में चले गए तो फिर से हिडन हो जाएंगे, और हिडन होने पर ये रिलैप्सिंग कॉज करते हैं। लेकिन अगर ये फिर से आरबीसी में एंटर करेंगे तो माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, बट दे कैन नॉट फ्यूज इन वार्म ब्लड एनिमल्स। और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी यानी कि जो पेशेंट है दैट फंक्शन एज अ रिजर्वियर ऑफ मलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि ये यहाँ पर 24 आवर्स तक एक्टिव रहेंगे एंड देन आफ्टर दे डिजनरेट, उसके बाद ये डिजनरेट कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि सेक्सुअल फेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है दैट स्टार्ट्स इन, कहाँ शुरू होती है वो साइकिल? दैट साइकिल बेसिकली स्टार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। आप एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी में इसे मार्क कर लीजिए यहाँ पर, सेक्सुअल स्टेज डेवलप्स इन आरबीसी सेल एंड दैट इज इन ह्यूमन होस्ट। यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिखाया हुआ है, दैट इज बेसिकली रिजर्वियर ऑफ मलेरिया, एंड दिस इज अ नीट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है ये। सो क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। चलिए
तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉर्मल फीमेल एनोफ्लीज जो है दैट बाइट्स द पेशेंट ऑफ मलेरिया, इसीलिए प्रिकॉशनरी पेशेंट को भी अंडर मॉस्किटो नेट रखना चाहिए ताकि डिजीज को रोका जा सके। और यहाँ से गैमोगनी स्टार्ट हो जाती है, गैमोगनी दैट अकर्स इन द ल्यूमेन ऑफ कट इन फीमेल एनोफ्लीज। यहाँ पर मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो होते हैं वो फर्दरली डेवलप करते हैं। मैक्रो गैमेटोसाइट फीमेल गैमीट बनाता है और माइक्रो गैमेटोसाइट्स एक्सफ्लैचुलेशन करके मेल गैमीट की फॉर्मेशन करता है। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट सेल बनती है। जायगोट सेल जो है वो आगे जाकर लीव लाइक हो जाती है, वो काइनेट बेसिकली दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने यही डिस्कवर किया था। एंड देन आफ्टर इट एंटर्स इनटू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एनोफ्ली स्टमक और एंटर करने के बाद oocyst बना देती है। यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है स्पोरोगोनी की। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज स्पोरोगोनी। यहाँ पर पहले मियोसिस होगा क्योंकि आगे की जो प्रोजेनी है दैट इज हैप्लॉइड इन नंबर और जायगोट सेल डिप्लॉयड हो गया। तो यहाँ पर किस तरह की मियोसिस होती है दैट इज जायगोटिक मियोसिस। और oocyst फर्दरली यहाँ पर पहले मियोसिस करेगी, उसके बाद माइटोसिस, और माइटोसिस की प्रोसेस से मल्टीपल स्पोरोजोइड्स बना देती है। The sporozoites basically move towards salivary gland of female anopheles, and then after again, this female anopheles when bites to a normal human being, ये asexual phase में चली जाती है इसकी लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जो हैं, वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जब रिलीज होते हैं तो रिलीज होने पर वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं, सिम्टम्स शो करते हैं बेसिकली। और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स फैल्सीपेरम के केस में मॉरस डॉट, मलेरी के केस में जीमन्स डॉट, ओवेल के केस में जेम्स डॉट और वाइवेक्स के केस में स्कफनस डॉट कहते हैं। ठीक है। एंड जो हमें स्टेज दिखाई देती है अंडर माइक्रोस्कोप इन आरबीसी दैट इज रोजेट स्टेज। चलिए, इसके बाद में हमने पढ़ा कॉजेटिव एजेंट, डिजीज, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स एंड इंक्यूबेशन पीरियड और वहां पर फीवर एंड अदर इफेक्ट्स क्या है। कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम ओवेल है, तो माइल्ड टर्शियन मलेरिया होगा, ओवेल मलेरिया, एंड देयर इज नो रिलैप्सिंग, यानी कि मीरोजोइड्स दोबारा से यहाँ पर लिवर सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के केस में अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम ओवेल में जेम्स डॉट बनते हैं। 14 डेज की इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पर, यानी कि फ्रॉम द डे इट एंटर टू द बॉडी और फर्स्ट सिम्टम आने तक जो टोटल समय लगता है, टोटल टाइम लगता है, दैट्स 14 डेज। एंड फीवर एंड अदर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो न्यू जनरेशन जो है मीरोजोइड्स की दैट फॉर्म्स इन 48 आवर्स, 48 घंटे में फॉर्मेशन होती है। यानी कि यहाँ पर जो फीवर आएगा दैट कम्स टू थर्ड डे, 48 आवर्स कंप्लीट होने के बाद थर्ड डे यहाँ पर फीवर आता है। साइजोन्स एंड गैमेटोसाइट्स आरबीसीज को एनलार्ज कर देते हैं बेसिकली, सो दे आर लार्जर देन आरबीसी। साउथ अमेरिका एंड वेस्ट अफ्रीका के अंदर ये मिलता है, मोर कॉमन है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टर्शियन मलेरिया, बेनाइन टर्शियन मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया कॉज करता है। ये यहाँ पर रिलैप्सिंग होगी। स्कफनर्स डॉट यहाँ पर बनते हैं एज हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, 14 डेज की इसकी भी इंक्यूबेशन पीरियड है और ये टर्शियन डुप्लेक्स बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि 2 दिन में बेसिकली टर्शियन मतलब थर्ड डे तक ये 2 जनरेशन बना देता है। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल 48 आवर्स की है और साइजोन्स एंड गैमेटोसाइट्स जो है वो आरबीसी को एनलार्ज कर देते हैं, तो दे आर बेसिकली राउंड एंड लार्जर देन आरबीसी गैमेटोसाइट्स। प्लाज्मोडियम मलेरिया के केस में क्वार्टान मलेरिया है जो कि रिलैप्सिंग कॉज करता है बेटा यहाँ पर, और ये जीमेंस डॉट यहाँ पर हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बनते हैं। जीमेंस ने इसको डिस्कवर किया इसलिए जीमेंस डॉट।
27 to 30 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, और ये क्वार्टान ट्रिप्लेक्स बनाता है। क्वार्टान का मतलब 4th डे, ठीक है। तो 3 जनरेशन बनती है यहाँ पर टोटल 3 दिन में। 4th डे पर टोटल नंबर ऑफ जनरेशन इज 3। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल यहाँ पर 72 आवर्स की होती है। 72 आवर्स में ये कंप्लीट करता है, और 4th डे पर सिम्टोमेटिकली फीवर यहाँ पर आता है। इन्फेक्टेड आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, सॉरी बड़ा नहीं होता है, दैट डू नॉट एनलार्ज इन साइज। और यहाँ पर गैमेटोसाइट्स जो होते हैं दे आर राउंड बट स्मॉलर देन आरबीसी। राउंड होंगे लेकिन वो आरबीसी से छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम के केस में अगर हम कहें तो ये सब टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, यानी कि 3 दिन से पहले ही बुखार आ जाता है, 3 दिन से पहले ही सिम्टम्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है, इसको सेरिब्रल फीवर कहते हैं, इसे ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। और परनीशियस मलेरिया कहा जाता है इसे, एस्टिवो ऑटमनल मलेरिया कहा जाता है इसे। 12 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, बिकॉज यहाँ पर एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइटोकिनी नहीं होती है। मॉडल्स डॉट वन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में कंप्लीट हो जाती है, विच इज इरेगुलर। फीवर यहाँ पर 3 दिन से पहले आता है। आरबीसीज एक दूसरे के साथ क्लम्प करती हैं, इकट्ठा होती हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर जाती हैं, और जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट करती हैं तो दे कॉजेस ब्लॉकेज। ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लॉकेज होती है, और ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पर फर्दरली अगर हम बात करें तो ब्लड की सप्लाई जो है वो ब्रेन को रुक जाती है, ठीक है। ब्रेन को ब्लड की सप्लाई जब नहीं होती तो सेरिब्रल फीवर होना शुरू होगा। वहां पर आरबीसीज के क्लम्प हो जाने की वजह से, डेड हो जाने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता ब्रेन तक, एंड देन आफ्टर दैट लीड्स टू डेथ। यहाँ पर रिंग शेप्ड एंड स्मॉल ट्रोफोसाइट होता है, ठीक है, एंड देयर इज बेसिकली 2 in 1 आरबीसी। एक आरबीसी में इनका नंबर कितना होगा? 2। ये, और यहाँ पर क्रिसेंट और मून शेप्ड गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि आरबीसी में एंटर करने के बाद वो आरबीसी को श्रिंक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप जो है वो सिकल शेप्ड कह सकते हैं आप उसको, क्रिसेंट शेप कह सकते हैं आप उसको, मून शेप्ड कह सकते हैं। एंड देन आफ्टर ब्लैकिश यूरिन आएगा बेटा यहाँ पर, और आरबीसी के मास डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू डेथ। एस्फाइक्सिएशन कॉज करती है। आगे प्लाज्मोडियम जो है ये हम लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे। प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, आरबीसी के अंदर रहता है, लिवर सेल के अंदर रहता है, ब्लड के अंदर रहता है, इसलिए उसको ब्लड पैरासाइट भी बोलते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक पैरासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर पैरासाइट भी है एज वेल एज डिजीज भी कॉज कर रहा है, ठीक है। बॉडी से नरिशमेंट भी ले रहा है और डिजीज भी कॉज कर रहा है। और डाईजेनेटिक पैरासाइट भी है। डाईजेनेटिक का मतलब है बेसिकली ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। पहला होस्ट जो है दैट इज फीमेल एनोफ्लीज, जिसके अंदर ये डिजीज कॉज नहीं करता, सो दैट इज बेसिकली अ वेक्टर। यानी कि बॉडी, फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी के अंदर यहाँ पर अगर हम कहें तो इसकी लाइफ साइकिल के 2 सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फेज कंप्लीट होते हैं। फीमेल एनोफ्लीज की ल्यूमन में, ल्यूमन ऑफ द गट में, और एज वेल एज एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक में। एंड द थर्ड फेज जो कि जहां पर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और डिजीज भी कॉज करेगा, दैट इज कंप्लीटेड इन ह्यूमन बॉडी। टोटल 60 स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 स्पीसीज हैं जो कि मलेरिया कॉज करती है ह्यूमन के अंदर। हिस्ट्री की बात करें तो किस तरह से डिस्कवरी हुई कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है या फिर
फीमेल एनोफ्लीज इसके वेक्टर का काम करती है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो चार्ल्स लेवरिन ने सबसे पहले मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट को डिस्कवर किया, प्लाज्मोडियम को। उसके बाद रोनाल्ड रॉस ने 1897 के अंदर कंफर्म किया कि मॉस्किटो और फीमेल एनोफ्लीज के बीच में और मलेरिया के बीच में कोई रिलेशन है। रोनाल्ड रॉस ने उसके बाद ओवोसाइट या फिर आप कह सकते हैं कि ओवोकाइनेट जो है वो स्टेज डिस्कवर की प्लाज्मोडियम के फीमेल एनोफ्लीज के स्टमक के अंदर बेसिकली, ठीक है। ओवोकाइनेट स्टेज। ग्रेसी ने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को एक्सप्लेन किया फीमेल एनोफ्लीज के अंदर, दैट इज इन 1898। और इसके सही 60 साल बाद शॉर्ट एंड ग्रेनहैम ने पूरी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बताई कि किस तरह से वो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, ये सब यहाँ पर शॉर्ट एंड ग्रेनहैम ने बताया। देन आफ्टर ट्रीटमेंट इज बेसिकली एन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, क्विनाइन बोलते हैं इसे। अदर एंटी मलेरिया ड्रग यानी कि उसके बाकी सिंथेटिक फॉर्म या हम कह सकते हैं डेरिवेटिव एज वेल एज सल्फर ड्रग जो यूज होती है, दैट इज क्लोरोक्विनाइन, कैमोक्विनाइन, प्राइमाक्विन, टेप्सोन, सल्फाडॉक्सिन और डेप्सोन जो है वो सल्फर ड्रग है बेसिकली यहाँ पर, जो इसके ग्रोथ को रोकती है, प्रोटोजोन ग्रोथ को। अच्छा, क्लोरोक्विनिन तो आपने अभी रिसेंटली सुना भी होगा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन किसके लिए यूज होती है? हाँ जी, कोई बताएगा? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन का यूज फीवर के लिए है। कोरोना के सिम्टम रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन क्या रिड्यूस करता है? According to Chlorine Chemistry Council, hydrochloroquine is used for. According to FDA, क्या रिड्यूस करता hydroxychloroquine is है? also FDA approved to treat autoimmune conditions such as chronic discoid lupus erythematosus, systemic lupus. रिड्यूस पूछ रहा हूँ। अरे ये तो मुझे बता, कोरोना की मलेरिया की न रहा है, बुखार कम करने की है। बोलो भाई। Hydrochloroquine is used for. ये सर पागल दिखे ऐसे बैठा रहा है। मुंह दिखा, देखे कैसे मुंह दिखा के मैंने बैठा। घर पे है या आज इसलिए ऐसे कर रहा है। यार अपने नाम लिखा, इसकी राइटिंग बढ़िया तो बताओ। लास्ट ईयर ट्रम्प ने बड़ा जिक्र किया था इसका, इंडिया ने लैपटॉप में करोड़ों दवाइयां यहाँ से यूएसए भेजी थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, सीधे कर देगा। याद है? यस सर, ये तो पता है ना? क्वेश्चन आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ। सर बॉडी पेन और फीवर और यस मारे। और कोई 42 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास।
सर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्ग कहाँ से करेगा? नहीं सर, उसको एनहांस करने का है हार्ट रेट डिक्रीज करके डिक्रीज करता है इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को। एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करेगा। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, ठीक है। और मलेरिया, एंटी मलेरियन, एंटी मलेरिया तो है, लेकिन कोविड में क्या रोल हुआ इसका? What is the role of hydrochloroquine in corona? हार्ट रेट डिक्रीज, इतना बेटा मोने छोड़ जावे प्रेस कर दिया सुबह भी वे चुरा दिए भी नीचे टांग दिए मैं सबसे हाथ बीच वाले गेट पर टांगू पीछे तार पे ना पीछे तार पे वहां पे वो पीछे तार पे हाँ। कपड़े घेर दो सब आप और किसी के पास कोई जवाब? बताओ भाई। कोविड के जो सिम्टम्स थे वो काफी मलेरिया से मिलते जुलते थे थोड़े बहुत, इसीलिए ये ट्रायल तो चलाया था। हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ? बताओ। किसी ने बीच में भी बोला था कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, कौन बोला था? यस सर। हाँ, उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ था पता है? असल में इसको शुरुआत में ट्रायल बेसिस के ऊपर लाया गया और इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब ये हार्ट रेट को स्लो कर रहा था असल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, नाउ दैट इज नॉट यूजिंग, दे डॉक्टर्स आर नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर ड्रग। तो जब वो हार्ट रेट को स्लो कर रहा था तो क्या हुआ कि ब्लड का फ्लो जो है वो बॉडी में स्लो हो गया, है कि नहीं? जब फ्लो स्लो होगा तो एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, करेक्ट भाई? ब्लड स्लोली फ्लो हो रहा है तो गैसियस एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था, फॉल हो रहा था, वो एक जगह आकर रुके। हाँ जी, मोटी ना हो जी, क्यों मोटे बढ़िया रहे अन्नू मम्मी बुरी लगे कोई मम्मी हम यहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे मोटे होने में इशू। हाँ भाई, नवीन कुमार पढ़ाई करनी कि नहीं करनी? क्या बताया तुम्हें? हाँ, तो सुनो ध्यान से, हुआ क्या कि जब वो हार्ट के रेट को उसने स्लो किया तो हार्ट के रेट को स्लो करने की वजह से हुआ क्या, वहां पर गैसियस एक्सचेंज बढ़ गया, और जब गैसियस एक्सचेंज बढ़ गया तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल स्टेबलाइज हो गया, करेक्ट?
हाँ कि ना? यस सर। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या आया? कार्डियक अरेस्ट। वहां पर कार्डियक एरिथमिया की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो साइड इफेक्ट होने की वजह से बाद में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन का यूज बंद कर दिया गया। तो आप ये लिख सकते हैं अपने एनसीईआरटी में, ऊपर लिख लीजिए कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन stopped using against COVID-19 due to increased death rate because of cardiac arrhythmia or cardiac arrhythmia and cardiac arrest. तो सर ये एड्रप चेंज कराता है क्या उसमें, मतलब हार्ट रेट में? जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन है ना, ये बेसिकली एंटी मलेरियल, हेलो एवरीवन। तो अभी क्लास शुरू होने वाली है, तो जल्दी से ज्वाइन। इन्फ्लेमेटरी और इसका एंटी वायरल इफेक्ट भी है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी असल में कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो है वो ब्लड के फ्लो को स्लो कर देता है। जब ब्लड का फ्लो स्लो होगा तो स्लो होने से क्या होगा कि आरबीसीज जो है वो स्लोली मूव करेंगी, हाँ कि ना? जब ये स्लोली मूव करेंगी तो लिवर के अंदर इनकी एंट्री जो होगी वो स्लो होगी, हाँ कि ना? यस सर। और जब इनकी एंट्री स्लो होगी तो लिवर सेल से निकलने वाले जो क्रिप्टोजॉइड्स हैं वो लेस इन्फेक्ट कर पाएंगे आरबीसी को, हाँ कि ना? यस सर। तो चेन ब्रेक हो जाएगी किसकी? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की। यस सर। इस तरह से काम करती है ये, ठीक है? अब ये कोविड-19 में कैसे काम कर रही है? कोविड-19 में किस तरह से काम कर रही थी? कर रही नहीं है, अब तो कोई यूज ही नहीं है उसका। आरबीसी स्लोली मूव कर रही है, करेक्ट? यस सर। आरबीसी स्लोली मूव कर रही है तो जब वो एल्विलाई के पास पहुंचती है तो ब्लड का फ्लो बहुत स्लो है। यस सर। जिसकी वजह से CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, CO2 ज्यादा बाहर जाएगी। यस सर। और ऑक्सीजन को ज्यादा टाइम मिलेगा डिफ्यूज होने का, हाँ? यस सर। जब ऑक्सीजन को ज्यादा टाइम मिलेगा डिफ्यूज होने का तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन लेवल स्टेबल हो गया। यस सर। ऑक्सीजन लेवल स्टेबल हो गया तो हम सोच रहे हैं कि ये काम कर रही है इसके अगेंस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर्स क्या चेक कर रहे हैं इसमें कि ऑक्सीजन लेवल स्टेबल है कि नहीं, 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। बॉडी में अब ऑक्सीजन लेवल तो स्टेबल हो गया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जब यहाँ पर ब्लड का फ्लो इसने स्लो किया तो हार्ट रेट भी स्लो हो गया। यस सर। अब हार्ट रेट स्लो कर दिया इसने, लेकिन एसए नोड अपनी तरफ से क्या कर रही है? बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है। यस सर। और जब वो एक्शन पोटेंशियल अपनी साइड से जनरेट कर रही है, एज वेल एज नर्वस सिस्टम भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लंग्स कंप्लीटली फंक्शनल नहीं है, करेक्ट? यस सर। तो लंग्स ज्यादा एयर को इनटेक करने की कोशिश करेंगे, इधर ब्रीदिंग रेट बढ़ा रहे हैं, हार्ट रेट स्लो है, तो क्या होगा? कार्डियक एरिथमिया होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इस तरह से क्या हुआ कि ब्रीदिंग रेट हाई जो नर्वस सिस्टम कर रहा था, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के इफेक्ट से हार्ट रेट जो स्लो हो रहा था, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? कार्डियक एरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो गई। ठीक तो है। ज्यादा लोग किससे मरने लगे फिर? कार्डियक।
अरेस्ट से। तो जहां पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन यूज नहीं हुई वहां पर कार्डियक अरेस्ट से डेथ रेट क्या है, कम है। ठीक है। अब जो यूज कर रहे हैं दैट इज रेमडेसिविर। रेमडेसिविर इज जस्ट एंटीवायरल ड्रग, करेक्ट? यस सर। और उसका एक दूसरा काम और भी है कि वो डायलेट कर देता है टिश्यू को। जब टिश्यू को डायलेट करेगा तो एल्विलाई में ज्यादा एयर पहुंच पाएगी। यस सर। एल्विलाई में ज्यादा एयर पहुंचेगी तो एक्सचेंज रेट। अब देखो इस केस में किस लिए था कि आरबीसी स्लोली मूव कर रही है। रेमडेसिविर के केस में क्या है कि जिस एल्विलाई का साइज ये है उसका एल्विलाई साइज बढ़ाकर उसने ये कर दिया, तो किसमें एयर ज्यादा होगी, बड़े वाले में। बस। लेकिन इसने ब्रीदिंग रेट को और हार्ट रेट को दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुल ड्रग है। ओके सर, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है कुछ अभी? अंडर स्टडीज है बेटा, अब भी ट्रायल पर है ड्रग तो। अच्छा, ओके सर। ये मलेरिया में फिर कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता? हम यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस के केस में मतलब इस केस में हम कॉन्सिक्वेंसेस को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं ना अदिति। यस सर। हम तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आने दे रहे ना उसके, बस यही तो किया हमने। यस सर। भाई सिंपल सी बात है, बैलून को यहाँ पर फुलाया और फुलाकर उसको बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया तो अब क्या होगा, इसमें ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की एबिलिटी है, करेक्ट? प्रॉब्लम जो है ना वो ऑक्सीजन की एंट्री से है, प्रॉब्लम CO2 के बाहर निकलने से नहीं है, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। अगर यहां से मैं कहूं कि बॉडी के अंदर से CO2 इस केस में जो निकल रही है वो सफिशिएंट है, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है। प्रॉब्लम है ऑक्सीजन का लेवल गिर जाना, ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ पर कम हो रही है। अच्छा, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था मैत्री? सर, तो मलेरिया के केस में नहीं होगा कार्डियक अरेस्ट? मलेरिया के केस में बेटा एरिथ्रोसाइटिक साइकिल 48 आवर्स के लिए होती है ना, हाँ कि ना? यस सर। तो हम क्यूनाइन की कंसंट्रेशन को उसमें मेंटेन रखते हैं। पूरे दिन में 1 गोली देना और पूरे दिन में 3 गोली देना, दोनों में फर्क नहीं है। यस सर। क्विनिन की गोली खाइए, इतनी सी छोटी सी आती है जो 50 mg या 100 mg की, बस, हाँ कि ना? अब उसी डोज को तुम 500 कर दो और पूरे दिन में अगर करोगे तो कितनी हो गई, 1500। यस सर। तो इफेक्ट कहाँ आएगा, ज्यादा आएगा। बस यही है सर। ये ड्रग पैरासीटामोल, हाँ कुछ पूछा बेटा किसी ने? हाँ ये ड्रग आप मैसेज भी लिख सकते हैं बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन जो है वो एंटीवायरल इफेक्ट दिखाती है, एंटीवायरल ड्रग नहीं है। चलो, ये इतना लेटली कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, किसकी आंखें खुली अभी? प्रिवेंटिव मेजर्स, हाँ आदित्य पाठक क्या कह रहे थे आप? You just write down a message to me if you want to ask anything. और पैरासीटामोल कुछ बोला तुमने? पैरासीटामोल जो है दैट्स एन एंटीपायरेटिक ड्रग। पायरो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और एंटी स्टैंड्स फॉर अगेंस्ट, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, मेडिसिन है बेसिकली, ठीक है सर, और जो रेमडेसिविर में एल्वियोलाई का साइज बड़ा होता है तो फिर वो जब मतलब बंद होगी दवाई तो वो नॉर्मल साइज वापस आ जाता है अपना? हाँ, क्योंकि वायरल इफेक्ट जो है वो उसके बाद में कम हो जाएगा ना, वो तो टिश्यू के ऊपर टेम्परेरी इफेक्ट है ना उसका। ओके सर। वो टिश्यू को डायलेट कर रहा है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है?
Yes. चलो प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें, और दूसरा ये है, हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये पढ़ा था कि अगर कोई एल्वेलाई जो है डैमेज हो जाता है उसका टिश्यू, तो बॉडी ब्लड की सप्लाई को ट्रांसफर कर देती है दूसरी एल्वेलाई पर, करेक्ट? Yes, sir. अब अगर मान लो कि लंग्स के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, फॉर एग्जांपल लंग्स के इस पर्टिकुलर पैच में क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर वायरल ग्रोथ है, करेक्ट? हाँ कि ना? Yes, sir. तो बॉडी क्या करेगी कि जो ब्लड का लोड है, भाई उसे तो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो लोड बाकी बचे हुए हिस्से पर बढ़ा देगी, करेक्ट? Yes, sir. अब आपने रेमिडेसिविर दिया तो उससे क्या होगा, यहाँ की एल्वेलाई जो रिमेनिंग पार्ट की है, जो अफेक्टेड पार्ट नहीं है, वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। Yes, sir. तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और बॉडी नेचुरली ही रिकवर कर रही है अभी तक इससे। Okay, sir. ठीक है, Hmm. तो वायरल ग्रोथ को धीरे धीरे बॉडी कम कर देती है। चलिए प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम देखें तो डीडीटी, केरोसिन ऑयल दैट इज स्प्रेडेड ओवर द स्टैग्नेंट वाटर, ताकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉस्किटोज को रोका जा सके, और मॉस्किटो नेट को यूज किया जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है जैसे कि यूट्रिकलेरिया, और लार्विवोरी फिशेस को ग्रो करवाया जाता है जैसे कि गम्बूशिया, पोएसिलिया रेटिकुलाटा, गप्पी फिश, जो कि लार्वा के ऊपर फीड करती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज अमीबासिस और अमीबार्डल डिसेंट्री कहते हैं इसको। कॉजेटिव एजेंट यहाँ पर एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है। अमीबासिस जो है दैट इज अ प्रोटोजोन डिजीज, और यहाँ पर इसका मोनोजेनेटिक होस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इसका होस्ट जो है वो मोनोजेनेटिक है, दैट इज ह्यूमन। इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये ट्रांसमिट होता है, और मस्का डोमेस्टिका इसे स्प्रेड करती है। मस्का डोमेस्टिका स्प्रेड करती है, बट दैट इज नॉट अ वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। दिस इज जस्ट अ मैकेनिकल कैरियर ऑफ द प्रोटोजोन। मैकेनिकल कैरियर का मतलब है कि जब ये कंटामिनेटेड फूड पर बैठती है और वाटर पर बैठती है, तो अपने लेग्स के ऊपर इस प्रोटोजोन को स्टिक कर लेती है, एंड देन आफ्टर जब ये ट्रांसफर करती है किसी दूसरी जगह पर, तो उस जगह पर उसे लीव कर देती है। इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है। बट देयर इज नो फेज ऑफ द लाइफ साइकिल बेसिकली प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई और मस्का डोमेस्टिका की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर से होकर नहीं जाता है, ये बॉडी पर स्टिक होकर जाता है, चिपक कर जाता है। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन में ऑल्सो अकर इन दिस केस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 4 वीक है। लाइफ साइकिल ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका अगर हम देखें तो यहाँ पर डायमॉर्फिक फेजेस हैं। मैग्ना एंड माइन्यूटा दो फॉर्मेशंस होती हैं। मैग्ना लार्ज है, हार्मफुल है, पैथोजेनिक है, एंड दैट इज फाउंड इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट आल्सो फॉर्म्स अल्सर, अल्सर की फॉर्मेशन करते हैं। माइन्यूटा जो है वो स्मॉल है, हार्मलेस है, नॉन पैथोजेनिक है ये, एंड दैट इज बेसिकली फाउंड इन lumen of small intestine and that passes out from the body through the feces के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, सो बेसिकली मैग्ना पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग है, और माइन्यूटा जो है वो सिर्फ इन्फेक्टिव स्टेज है। इन्फेक्टिव का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर कि ये डिजीज को स्प्रेड करता है। हाँ, दिस पर्टिकुलर वन इज स्प्रेड डिजीज, ये डिजीज को स्प्रेड करता है। और मैग्ना जो है यहाँ पर दैट बेसिकली कॉजेज या रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका मोनोपोडियल ट्रोफोजोइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द अडल्ट फॉर्म ऑफ इट। और फूड वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इंजेस्टेड आरबीसी प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होंगे, एंड रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। ठीक है, दैट इज फाउंड इन द सिस्ट
ऑफ इट। बाइनरी फिजन होता है यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यहाँ पर प्रेजेंट है बेसिकली, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होती है प्रीसिस्टिक फॉर्म की। प्रीसिस्टिक यानी कि सिस्ट लेयर बनने से पहले की फॉर्म, और इसके बाद ये प्रीसिस्टिक फॉर्म यूनिन्यूक्लिएटेड सिस्ट बनाती है। इसके ऊपर एक सिस्ट की फॉर्मेशन होगी, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्रोमेटॉइड बॉडीज प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर ये आगे बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट की फॉर्मेशन करता है। बाई स्टैंड्स फॉर 2, 2 न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट यानी कि इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। बाद में इसके न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। एंड दिस स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज। ये फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर आती है। एंड देन आफ्टर देयर इज एनसिस्टमेंट, यानी कि रिमूवल ऑफ सिस्ट फ्रॉम द बॉडी। एनसिस्टमेंट के बाद में ये बाहर निकलने के बाद मेटासिस्टिक स्टेज पर पहुंचेगा और फर्दरली डिवाइड करेगा। डिवीजन करने पर मल्टीपल अमीबुलेज बनाता है और इनका ट्रांसमिशन मैकेनिकल कैरियर से फिर से ह्यूमन बॉडी में हो जाएगा, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। सो गिव इट अ लुक। अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो बेटा मुझसे। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. बोलिए भाई। कोई डाउट किसी को? चलिए, then after come to the next. सिम्टम्स। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, स्टूल डिस्चार्ज विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आल्सो। ट्रीटमेंट, जहां पर भी प्रोटोजोन डिजीज का नाम आ जाए, याद रखो एक नाम सबसे सिंपल है, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। प्रोटोजोन ट्रीटमेंट के लिए
मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये सब ड्रग्स जो हैं दे आर एंटी प्रोटोजोन ड्रग, बेसिकली प्रोटोजोन के अगेंस्ट यूज होती हैं ये। चलिए, क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? कोई डाउट इसमें किसी को? इफ एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस यू मे आस्क। कोई डाउट बेटा? बोलो भाई। चलिए, नेक्स्ट वन इज हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज जो है इसमें एस्कैरियासिस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास के सिलेबस में, दैट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस lumbricoides and this parasite of intestine, transmission contaminate food, water, vegetables and food से होता है इसका। सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग होगी यहाँ पर, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा एंड एनीमिया कंडीशन होगी। इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज भी हो सकता है यहाँ पर, और फर्टिलाइज्ड एग जो है पैरासाइट के, दे कम्स आउट विद द फीसिस एंड दे फॉर्म्स रेप्टिटी फॉर्म लार्वा। रेप्टिटी फॉर्म इसलिए कहा गया बिकॉज इट रिजेंबल टू द ओनली नॉन पैरासिटिक फॉर्म ऑफ एस्केलमेंथीज, रेप्टाइटिस। रेप्टाइटिस से ये रिजेंबल करता है। ट्रीटमेंट है इसका एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, सुना है इनका नाम? स्कूल में बढ़ती हैं ये दवाइयाँ, हाँ कि ना? यस सर। अदर्स में अगर हम देखें तो दैट इज ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, जेंटाल, बेंडॉक्स, एल्कोपार यहाँ पर यूज होती है। प्रिवेंशन, बच्चों को मिट्टी खाने से रोकना चाहिए, प्रिवेंट चिल्ड्रन टू ईट सॉइल, बिकॉज सॉइल जो है यहीं से ही रेप्टिटी फॉर्म लार्वा जो है एंटर करता है। Reptitiform larva enters to human body. Next one is filariasis or elephantiasis. Causative agent is Wuchereria bancrofti and Wuchereria malayi. Transmission is by bite of infected female Culex mosquito. सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में और स्क्रॉटम में। स्लोली क्रॉनिक इन्फेक्शन डेवलप करता है ये। इन्फ्लेमेशन जो है यहाँ पर ऑर्गन्स का क्रॉनिकली बना रहेगा लंबे समय तक, और अफेक्टेड पार्ट जो है दैट रिजेंबल टू द एलिफेंट्स लिम्ब, एलिफेंट के जो लिम्स होते हैं उनसे रिजेंबल करता है, इसलिए नाम रख दिया इसका एलिफेंटियासिस। एंड दैट मे कॉज इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन मेल आल्सो। ट्रीटमेंट सेम, एल्बेंडाजोल विद डाइथाइल कार्बामेजाइन, डेकहेड्राजन कहते हैं इसको, तो डेकहेड्राजन यहाँ पर यूज किया जाता है। कोई डाउट बेटा इसमें? वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी और मलई से कॉज होने वाली डिजीज, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? नो सर। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में रिंगवॉर्म और टीनिया, ये टीनिया की स्पेलिंग अलग है बेटा, ये टीनिया अलग है। दिस इज बेसिकली प्लेटीहेलमिन्थीज, जबकि दिस टीनिया इज बेसिकली फंजाई। तो डिफरेंस है दोनों की स्पेलिंग में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में इस बात पर। Causative agent is Trichophyton, Epidermophyton and Microsporum. Mode of transmission, infected towel से, क्लॉथ से, कॉम से और पिल्लो से, बेडशीट से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की यूज करने पर ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 3 जेनरा हमें दिए गए हैं, तो क्या इफेक्ट है तीनों का उसकी बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ 3 जेनरा,
The very first one is ट्राइकोफाइटन. तो जो ट्राइकोफाइटन है बेटा बेसिकली दैट इन्फेक्ट्स स्किन, हेयर एंड नेल. 3 हिस्सों को अफेक्ट करता है ये, एंड नेल, 3 पार्ट. सेकेंड वन इज एपिडर्मोफाइटन. चलो ये पहले लिख देते हैं. एपिडर्मोफाइटन बेसिकली एपिडर्मिस रीजन के अंदर ये स्प्रेड करता है, तो ये स्किन एंड नेल को इन्फेक्ट करेगा. स्किन एंड नेल को अफेक्ट करेगा. एंड द थर्ड वन इज माइक्रोस्पोरम. माइक्रोस्पोरम जो है दैट इन्फेक्ट हेयर एंड स्किन, नॉट नेल्स. नेल्स को अफेक्ट नहीं करता है. ठीक है. माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर स्किन और हेयर के अंदर ही होती है. सिम्टम्स क्या होंगे बेटा इसके? तो सिम्टम्स में यहाँ पर ड्राई एंड स्केली लेसन्स अपीयर होते हैं. ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. एक मिनट बेटा, जस्ट गिव मी अ सेक. चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट. ड्राई एंड स्केली लेसन्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपीयर होते हैं ऑन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड पार्ट है बेसिकली. जैसे कि नेल्स पर हो सकता है, स्कैल्प पर हो सकता है, ठीक है, और स्किन पर हो सकता है, फेस की, एटसेट्रा. क्लियर? देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंस ईचिंग होगी. और हीट एंड मॉइस्चर जो है दैट हेल्प्स फंजाई टू ग्रो करने में हेल्प करती है. एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट स्किन फोल्डेड एरिया like groin and armpit. ग्रोइन बेसिकली थाई पिट एरिया को बोलते हैं.
क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टेड एरिया, जो अलग अलग बॉडी पार्ट को अफेक्ट करते हैं, इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। जैसे कि टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस जो है, ये कहा गया है एथलीट फुट डिजीज को। फुट डिजीज। तो यहाँ पर दिस इज बेसिकली रिंगवॉर्म ऑफ फुट। और इसका क्योर जो है दैट इज टॉलनाफ्टेट। किसी भी एथलीट को लाइफ में एक बार जरूर होती है ये, ठीक है। टीनिया पेडिस होती किस वजह से है? सॉक्स, शूज को क्लीन ना रखने की वजह से, ठीक है। वहां पर हीट एंड मॉइस्चर मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर इजीली ग्रो कर जाती है फंजाई। टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस जो है दैट इज रिंगवॉर्म ऑफ स्कैल्प। देन आफ्टर टीनिया क्रूरिस। क्रूरिस और टीनिया क्रूरिस जो है दैट इज रिंगवॉर्म ऑफ ग्रोइन एंड पेरिनियम एरिया ऑफ groin and perineum area. Lastly, tinea barbi. Barbi as barber शॉप से फैलती है जनरली। तो यहाँ पर रिंगवॉर्म जो है दैट इज ऑफ beard, mustache, neck and face area, ठीक है। जनरली जब मल्टीपल टॉवल्स ना यूज करके बार्बर्स एक ही टॉवल को मल्टीपल लोगों पर यूज कर देते हैं, तो इन डिजीजेस के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट एक तो लिखवा दिया, टॉलनाफ्टेट, सिक्योर किया जा सकता है इसको। तो ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग्स यूज होती हैं बेटा बेसिकली। कोई बताएगा एंटी फंगल ड्रग? कोई एक बच्चा बता दो। एंटी फंगल ड्रग Here's a summary from Wikipedia. एड्जॉर पाउडर An आता है, antifungal medication क्लोरीमेटाजोल। is a pharmaceutical की ना? fungicide or fungicide. मेटाजोल दैट इज डस्टिंग पाउडर। ऑइंटमेंट भी आती है, मेकोनाजोल। क्लियर? हाँ जी। और ओरल ड्रग भी आती है दैट इज ग्रीसियोफुल्विन।
Then after last one, preventive measures to control diseases. To control disease. क्या preventive measures हैं? The very first one is personal hygiene. Terminate proper channels. को मेंटेन करना. Then after next one is public hygiene को मेंटेन करना. कहीं पर भी पानी नहीं खड़े होने देना, रुकने नहीं देना. मॉस्किटो की ग्रोथ को रोकना. ठीक है. अवॉइड करना contact to affected person and their belongings. ये हमारा बीच वाले चला दे. Then after next one is proper vaccination and immunization. Vaccination and immunization. And lastly, research in field of medicines, vaccines, antibiotics and drugs. तो ये सभी प्रिवेंटिव मेजर्स और कंट्रोल जो है हम ले सकते हैं टू प्रिवेंट एनी डिजीज. कोई डाउट बेटा इसमें किसी को तो पूछ लो. जस्ट गिव इट अ लुक अगेन. अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं. क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक?
हाँ जी, आगे बढ़े। बोलिए भाई। Yes, sir. यस सर। टुडे इज 16 ना। चलिए, नेक्स्ट वन इज इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक। Immune system. The very first one is, what is immunity? तो immunity जो है, that is inner ability of a person to fight against any disease, किसी भी डिजीज के फाइट करने की इनर एबिलिटी। ठीक है। इम्यूनिटी जो है, दैट कैन बी इनेट, यानी कि बाय बर्थ भी प्रेजेंट हो सकती है, एंड एज वेल एज दैट कैन बी एक्वायर्ड, which basically develops after birth. पैदा होने के बाद डेवलप होती है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें, so that is a complex system of the body जिसके अंदर सेलुलर as well as molecular components present है। जिनका प्राइमरी फंक्शन ये पता करना है कि कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट है,
और द अदर वन जो कि फॉरेन है। इसके साथ साथ ये डिफेंस करता है अगेंस्ट नॉन सेल्फ एंड इन्फेक्शियस एजेंट के। क्या डिफरेंस है इन्फेक्शियस में और पैथोजेनिक में? हाँ जी, बताएगा कोई? स्टडी करना इम्यून रिस्पॉन्स को और इम्यून सिस्टम को। That is basically named immunology. इसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। Now this immunology is basically divided into two parts. दो हिस्से हैं। The very first one is basic and the second one is clinical. बेसिक के अंदर हम सिर्फ इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। कि इम्यून सिस्टम के पास क्या है। क्लिनिकल में हम immunization as well as organ transplantation, as well as blood banking, immunopathology, ठीक है। serology as well as immunochemistry, and laboratory immunology। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, अगर हम वैक्सीन बनाते हैं तो बेसिक का हिस्सा है कि क्लिनिकल का? हाँ जी बेटा, कौन बताएगा? प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक इम्यूनोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी? क्लिनिकल वन। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है इन द केस ऑफ कैरियर ऑफ कोविड-19, तो हम किसके बेसिस पर कह रहे हैं? बेसिक इम्यूनोलॉजी के बेसिस पर या क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के बेसिस पर? बेसिक। ये भूल गए तुम लास्ट पार्ट, इम्यूनोपैथोलॉजी। इम्यूनोपैथोलॉजी की बेसिस पे ही तो बोल रहे हैं, हाँ कि ना? रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द पैथोजन ऑफ आवर बॉडी।
बेसिक में सिर्फ हम ये पढ़ते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, ठीक है, सिर्फ इम्यून सिस्टम की स्टडी, पैथोजन की स्टडी नहीं। पैथोजन के रिलेशन में हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है वो नहीं पढ़ते हम इसमें, सिर्फ हम पढ़ते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। क्लियर? हाँ कि ना? तो हम जब भी किसी भी चीज को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी पैथोजन के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा क्लिनिकल बेसिस पर बात करेंगे। वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन को डेवलप करना चाह रहे हैं, क्लिनिकल का हिस्सा है। बॉडी प्लाज्मा थेरेपी आई थी ना बीच में, प्लाज्मा थेरेपी क्या थी कि कुछ पेशेंट्स की बॉडी ने कोविड-19 के अगेंस्ट क्या कर लिया, एंटीबॉडीज बना ली। बस, तो क्या किया, उनका ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया, प्लाज्मा से क्लोटिंग प्रोटीन को अलग किया। अब बचा जो आपके पास सैंपल, दैट इज एंटी सीरम एंड दैट इज कंटेनिंग डिसॉल्व्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। उसको इंजेक्ट करने से क्या हुआ, क्विक रिकवरी हुई, क्योंकि पैसिव इम्यूनाइजेशन का काम किया। जिस भी पर्सन के अंदर उसका खुद का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहा था, ये आपकी इंजेक्टेड एंटीबॉडीज ने क्या किया, उसे प्रोटेक्ट कर दिया उसके अगेंस्ट। तो ये सब क्लिनिकल का हिस्सा है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, किस तरह से काम करता है, ये सब बेसिक इम्यूनोलॉजी का हिस्सा है। क्लियर? हाँ कि ना? बोलो भाई, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, then after come to the next types of immunity. Next topic, types of immunity. तो इम्यूनिटी को बेसिकली हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। innate immunity and the second one is acquired immunity. क्या डिफरेंस है दोनों में? innate जो है दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, बचपन से ही या पैदा होते ही, पैदा होते ही, दैट रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, और ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, ये इनहेरिटेबल है, यानी कि फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन जाती है। इसका रिस्पॉन्स जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है। ये नॉन स्पेसिफिक है, इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसे नहीं पता कि सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या होता है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है। देयर इज नो मेमोरी इन इट, कोई मेमोरी नहीं होगी इसके रिस्पॉन्स की, ठीक है। हमेशा इसका रिस्पॉन्स सेम रहेगा, इसके रिस्पॉन्स में कोई बदलाव नहीं आता है कि हाँ भाई पहले स्लो है बाद में फास्ट हो गया, नहीं, हमेशा सेम रहेगा। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता ये, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट इसको लिखो, नो डायरेक्ट कांटेक्ट रिक्वायर्ड।
for development or progress in response. Clear? And this forms first and second line of defense of डिफेंस की फॉर्मेशन करता है. क्लियर? अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसके The very first one is physical or anatomical barrier. बहुत आसान है. Anatomical barrier. तो फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर क्या होते हैं? जैसे कि हमारी एपिडर्मिस, डेड एपिडर्मिस है, डेड एपिडर्मिस ऑफ स्किन. ठीक है. उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है, और सीलिएटेड एनल कैनाल में भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. एपिथेलिया, और म्यूकस का सिक्रेशन जो कि ट्रैप करता है फॉरेन बॉडीज. Second barrier is basically physiological barrier. Physiological barrier. फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट के बॉडी में एंटर करने पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ताकि उसके प्रोटीन्स को डीनेचर्ड किया जा सके. एसिडिटी, ईयर वैक्स, ऑयल एंड स्वेट किल करने के लिए. ठीक है. लाइसोजाइम्स इन सलाइवा एंड टीयर्स, and friendly microorganism organisms. This is the first line of defense of our body. Then after second line of defense, there is cellular barrier. सेलुलर बैरियर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि फैगोसाइटिक बैरियर है सबसे पहले, पीएमएनएल सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल सेल यहाँ पर, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब फैगोसाइटिक बैरियर है हमारी बॉडी की. देन आफ्टर सेकेंड वन इज NK cells, that is natural killer cells. Killer cells
और नेचुरल किलर सेल्स जो हैं दे रन्स परफोरिन सिस्टम and that forms pore in foreign body. इस तरह से ही किल कर देते हैं उसको. And the last one is cytokine barrier. साइटोकाइन बैरियर्स की अगर हम बात करें तो साइटोकाइंस नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स हैं. नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स हैं ये. क्लियर? एंड दैट इज रिलीज्ड बाय अ सेल after any contact with antigen. एंटीजन से कांटेक्ट होने के बाद ये रिलीज होता है. ठीक है. इसमें दो अलग अलग साइटोकाइंस हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज interferon, that respond to viral attack. They do not kill virus, very important. But aware normal cell about viral infection. The most important part of this कि जब कोई भी सेल अफेक्टेड होती है तो उससे इंटरफेरॉन्स निकलते हैं. रिस्पॉन्ड टू वायरल अटैक ऑफ एन infected cell. Clear? So basically interferons क्या कर रहे हैं? They inhibit multiplication of virus. वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं. क्लियर? सेकेंड वन इज इन्फ्लेमेटरी बैरियर. इनका काम है इन्फ्लेमेशन कॉज करवाना. ठीक है. दैट ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन by secretion of mast cell and
बेसोफिल्स। इन्फ्लेमेटरी बैरियर किस तरह से काम करता है? बेसिकली कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर सीरस फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो फॉरेन बॉडी है या कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया है वो इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन ट्रैप हो जाता है और वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? यू मे आस्क। सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है दैट इज डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। और दैट कैन बी शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड, दोनों केस है यहाँ पर। जैसे कि अभी आपने देखा कि जिन लोगों को कोविड की वैक्सीन लगी थी शुरुआत में, जिन डॉक्टर्स को 37 डॉक्टर्स ऑफ एम्स अगेन कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि यू नेवर नो कि ये इम्यूनिटी कब तक काम करेगी। ये नॉन इनहेरिटेबल है, इसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है। इनिशियली इम्यूनिटी बनने में टाइम लगता है। दिस इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है टू एन एंटीजन, किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। देयर इज मेमोरी ऑफ एक्शन। मेमोरी ऑफ एक्शन अगेंस्ट एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स होता है यहाँ पर। क्लियर? एंड द मोस्ट important thing that requires context to pathogen for development antigen or pathogen for development to develop, ठीक है। and that forms third line of defense। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। एग्जाम्पल है इसका, एंटीबॉडी mediated immune system। that is AMIS, और इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। The very first one type of this is formed by B lymphocyte
Second one is cell mediated immune system. Or in short it is CMIS. And this is found by T lymphocyte. T lymphocyte बनाती है. क्लियर? कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. बोलो भाई. एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी पार्ट को दोबारा से. इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इनर एबिलिटी किसी भी पर्सन की टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी. इम्यूनिटी बाय बर्थ भी होती है, उसको हम इनेट कहते हैं, और दैट कैन बी एक्वायर्ड टू. ठीक है, जिसे आफ्टर बर्थ डेवलप किया जाता है बाय एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ पैथोजन. एंटीजन इज मोर अप्रोप्रिएट. इम्यून सिस्टम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर सेलुलर एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट इंक्लूडेड होते हैं, जो कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये बॉडी का हिस्सा है और ये बॉडी का हिस्सा नहीं. ठीक है. एंड देन आफ्टर हमारी बॉडी क्या करती है? जो नॉन सेल्फ है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, हमें डिफेंस करती है, इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने से रोकती है. स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. बेसिक, जहां पर हम सिर्फ इम्यून सिस्टम की ही बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं. क्लिनिकल में हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की, हम वहां पर बात करते हैं ब्लड बैंकिंग की, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, और किस तरह से इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को हम एनहांस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन. सीरोलॉजी, सीरम की स्टडी, इम्यूनोकेमिस्ट्री यानी कि इम्यून सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन है उनकी स्टडी करना, और लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी को भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं. इम्यूनिटी के दो हिस्से हैं, इनेट और एक्वायर्ड. तो इनेट जो होती है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और ये थ्रू आउट लाइफ रहती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय के लिए रहेगी और उसके बाद में नहीं रहेगी, और ये इनहेरिटेबल भी है बेसिकली. ठीक है, इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में इसका इनहेरिटेंस होता है, बेसिकली हेरिडिटी को फॉलो करती है ये. इसका रिस्पॉन्स रैपिड है, ये नॉन स्पेसिफिक है, और इसके रिस्पॉन्स की कोई मेमोरी नहीं है इसके पास, हमेशा इसका रिस्पॉन्स सेम रहेगा. ठीक है, देयर इज ऑलवेज सेम रिस्पॉन्स. इसके डेवलपमेंट के लिए पैथोजन का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता. ठीक है, ये नेचुरली इस तरह ऐसे ही डेवलप करती है हमारी बॉडी के अंदर, एंड दैट फॉर्म्स फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर है हमारी बॉडी के, जैसे कि फिजिकल बैरियर में डेड एपिडर्मिस होना, स्किन की म्यूकस मेम्ब्रेन होना, सीलिया का प्रेजेंट होना. ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन होना जिसके अंदर फॉरेन बॉडीज ट्रैप हो जाती है. फिजियोलॉजिकल बैरियर में जहां पर हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कोई काम करती है, जैसे कि टेम्परेचर को बढ़ा देना, एसिडिटी इन स्टमक, ईयर वैक्स, सिरोमन वैक्स बेसिकली, ऑयल एंड स्वेट का सिक्रेशन होना, और लाइसोजाइम इन सलाइवा बेसिकली. टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम्स का प्रेजेंट होना, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इसमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट वन इज सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर. ये हमारी
बॉडी का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सबसे पहले सेलुलर बैरियर, पीएमएनएल सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी के सभी हमारी बॉडी की फेगोसाइटिक बैरियर्स हैं। कैसे बैरियर्स हैं ये? फेगोसाइटिक, ईट अप द फॉरेन बॉडीज, ईट अप फॉरेन बॉडीज। नेचुरल किलर सेल्स जो कि परफोरेंस सिस्टम चलाती हैं, which basically forms pore in the foreign bodies, and kill them, और उन्हें किल कर देते हैं। नेक्स्ट वन है साइटोकाइन बैरियर्स, नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स हैं ये। बेसिकली एंटीजन के कांटेक्ट में आने पर कोई भी सेल जो है वो इन्हें रिलीज करती है। वेरी फर्स्ट वन इज इंटरफेरॉन, वायरस के एंटर करने से बॉडी की जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वही रिलीज करती हैं, और एडजेसेंट सेल्स को अवेयर कराती हैं कि यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर वायरस को यहाँ पर एंट्री करने से, मल्टीप्लाई करने से आप रोकिए अपने अंदर। दूसरे इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं, जो कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स के सिक्रेशंस में से केमिकल्स निकलते हैं, और ये केमिकल्स क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे, पेनफुल स्वेलिंग कॉज करते हैं। स्वेलिंग होने की का रीजन है बेसिकली सीरस फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना, और जब सीरस फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट होगा, दैट्स अ बॉडी फ्लूइड, तो वो फॉरेन बॉडीज को दूसरी सेल की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आने देता। नेक्स्ट वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि लाइफ स्पैन के समय पर डेवलप होती है ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, एंड दैट कैन बी शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड फॉर द होल लाइफ। ये नॉन इनहेरिटेबल है, ये नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं होती है। ये स्लो रिस्पॉन्स दिखाती है इनिशियली, लेकिन बाद में इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो एमनेस्टिक होता है, ठीक है, रैपिड से भी रैपिड होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन को लेकर, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए सेम रहेगी ये, ठीक है। इसके पास अपने एक्शन की मेमोरी है अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन, और ये अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। आगे हम पढ़ेंगे क्लास स्विचिंग, कि किस तरह से एंटीबॉडीज की क्लास को स्विच कर लेते हैं ये लोग, एंड दैट रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट टू डेवलप एंटीजन और पैथोजन का कॉन्टेक्ट यहाँ पर जरूरी है ताकि ये डेवलप कर सके अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ह्यूमरल इम्यूनिटी विच इज बेसिकली फाउंड बाय B lymphocytes, and cell mediated immunity which is formed by T lymphocytes. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। एंड अदर देन दीज देयर इज वन मोर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। हाउ मच टाइम लेफ्ट? 1 मिनट बचा है। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा हम लोग।